हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर CRUD के बारे में। तो CRUD का सबसे पहला पार्ट है क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए मैं दो कमांड यूज़ करूँगा, insert1 और insert many। तो इससे कुछ ऑप्शंस हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं कि क्या कहता है ये ऑप्शन। ये तो सबसे पहला ऑप्शन है राइट कंसर्न। राइट कंसर्न क्या कहता है कि जब भी डेटाबेस में कुछ राइट होता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है, मैं तो उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर वर्क करूँ। तो जब भी तो ऑप्शन है इसके राइट कंसर्न के अंदर में W और G। W का मतलब ये हुआ कि रेप्लिका सेट जितनी भी बनी हैं, हमारे पास हैं 3 या 4 हैं, उन सब का जो रिटर्न हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट लेके आओ। तो उसके कुछ ऑप्शन हैं, मेजॉरिटी 0-1, उनके हिसाब से कॉम्बिनेशन में काम होता है। तो J4 क्या होता है, जनरल। जनरल का मतलब ये होता है कि आपका जब भी कोई डेटा राइट हो रहा है तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है उसको सेफ रखो कि ना रखो राइट होने के लिए। लाइक मेमोरी में तो राइट होती ही है, पर उसको डिस्क में राइट हो रही है कि नहीं, उसको वहाँ तक का जर्नल सेफ रखता है उसे। तो ट्रू फॉल्स देके हम उसे ओवरराइट कर सकते हैं। तीसरा है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जब भी कोई आप एरे इंसर्ट कर रहे हो, अपने मतलब कि बल्क इंसर्ट कर रहे हो, तो वो क्या ऑर्डर्ड में इंसर्ट होंगे कि अनऑर्डर्ड में इंसर्ट करने हैं। इनका केस हम समझेंगे आगे जाके, अच्छे समझ में आ जाएगा। और डब्ल्यू टाइम आउट का मतलब ये है कि राइट कंसर्न टाइम आउट। तो राइट कंसर्न जैसे मेजॉरिटी जे मैंने बताया, इन सबको अगर डिस्क में आपने सेफ रखने के लिए जो राइट का जो एक्नॉलेजमेंट राइट का जो टाइम लग रहा है उसको कितना देना है मुझे, 5 सेकेंड्स है और 10 सेकेंड, जितना देर देना है। अगर इसके ज़्यादा होता तो फेल हो जाता है, ये आपको एरर थ्रो कर देगा। तो अब मैं देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है ऑप्शन। तो जो W इक्वल टू अगर मेजॉरिटी है राइट कंसर्न का, तो क्या करेगा, जब भी कोई डेटा इंसर्ट होगा, रेप्लिका सेट प्राइमरी में इंसर्ट हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट पहले आ गई, फिर रेप्लिका सेट 2 की राइट हुई, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, फिर तीसरा जो है हमारे पास में उसका राइट हो गई, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। तो इन सब का एक्नॉलेजमेंट जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक हमें एक सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी सभी में राइट हो, एक्नॉलेजमेंट राइट तो ये सभी में होंगे, पर उसका एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे कि W इक्वल टू 1 दिया है, मतलब एक रेप्लिका सेट में का राइट होकर मुझे दे दो, मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दो। राइट तो सभी में होंगे पर एक्नॉलेजमेंट मुझे दे दो उसका किसी एक का। तो जैसे इंसर्ट हुआ, रेप्लिका सेट प्राइमरी में इंसर्ट हुआ, फिर उसने किसी एक रेप्लिका सेट में इंसर्ट किया, मान लेते हैं 2 में किया या 3 में किया, तो उस किसी एक का उसके पास एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो सक्सेसफुल दे देगा। अदरवाइज अगर थर्ड में टाइम भी लग रहा है तो वो अपना बैकग्राउंड प्रोसेस में जाएगा, बट आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरा है हमारे पास W इक्वल टू 0, मतलब कि किसी भी रेप्लिका सेट में राइट हो रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट ना करो। मतलब कि जैसे कि रेप्लिका सेट 1 में राइट कुछ मतलब प्राइमरी में राइट हुआ तो इस तुरंत वो आपको बैक कर देगा सक्सेसफुल रिजल्ट। वो 2 के लिए और 3 के लिए राइट का एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा। परफॉर्मेंस की थोड़ी सी अच्छी होती है, पर डेटा ड्यूरेबिलिटी के कारण दिक्कत होती है। इसलिए जब हमें एग्जैक्ट डेटा पे काम करना हो तो रेप्लिका सेट्स के ऊपर हम जब काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादातर हमें मेजॉरिटी ही रखनी चाहिए। अब हमारे पास आता है जर्नल। जर्नल कैसे मैंने बताया कि वो अगर यही जो एक्नॉलेजमेंट आई है हमारे पास में, उस एक्नॉलेजमेंट को डिस्क में अपने पास रखो कि नहीं रखो। डिस्क मतलब कहने मतलब कि लॉग जो होगा वो जिस तरह से भी मोंगोडीबी मेंटेन करता है उसे अपना, उसे वो राइट करने तक का वेट करेगा। अगर ट्रू मैंने पास किया तो उससे हमारी डेटा ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी और हमारे पास सेफ साइड बना रहेगा। अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो एक्नॉलेजमेंट आई, रिटर्न हो जाएगा और वो लॉग राइट के लिए वेट नहीं करेगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि राइट के लिए जाएगा आएगा, उससे टाइम है कि फॉल्स देके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर बेटर ये रहता है कि हम ट्रू रख के ही चलें, क्योंकि डेटा हमारे पास सेफ साइड सारा चीज़ बना रहे डेटाबेस में। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं किस तरह से हमारे पास में डेटाबेस में काम होता है। इसको इंसर्ट करने CRUD का जो सबसे पहला पार्ट क्रिएट है उसको समझते हैं। मैंने मोंगोडीबी स्टूडियो 3 यूज़ कर रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए, कमांड को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो मैंने 1, 2, 3 रेप्लिका सेट्स बना रखी हैं। मैं आगे रेप्लिका सेट्स के ऊपर मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि रेप्लिका सेट्स किस तरह की होती हैं, बहुत अच्छा यूज़ केस है इसका, और लार्ज डेटा सेट और डेटा अवेलेबिलिटी के लिए बहुत यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने प्राइमरी बना रखी है, 2 हमारे पास सेकेंडरी है। सबसे पहले मैं स्विच कर लेता हूँ यूज़र्स के डेटाबेस में। स्विच टू यूज़र आ चुका हूँ मैं, क्लियर कर लेता हूँ। DB डॉट एक कलेक्शन बना लेता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, डॉट insert1। अगर मैं insert1 मतलब एक रिकॉर्ड मुझे हर बार एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं insert1 यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट पास करने के लिए मैं इसके अंदर जेसन आप पास कर सकते हो, जेसन जैसा भी स्ट्रक्चर होगा, स्कीमा ले सब जैसा मर्जी पास कर सकते हो, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो नेम है, जॉन है, आप एम्बेड डॉक्यूमेंट भी पास कर सकते हो। इस तरह से एम्बेड डॉक्यूमेंट बन जाती हैं। चाहो तो एरे ऑफ एम्बेड डॉक्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो इस तरीके से आप। तो ये आपके पास एक रिलेबिलिटी जो जेसन में जो सपोर्टिव डेटा टाइप्स टाइप के हैं वो आप डाल सकते हो। तो अब मैं इंसर्ट करता हूँ स्ट्रीट ST1 में कुछ नाम दे देता हूँ इसको,
और मान लेते हैं इसके अंदर एक और आपका क्या कहते हैं एरे। तीसरा कहता हूँ ग्रीन गेट हाउस टाइप का मेरे पास है कुछ ऑप्शन है, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। देख सकते हो आपकी एक्नॉलेज, यही एक्नॉलेज वाली जो पार्ट है जो बिजनेस जो है उसके लिए हम राइट कंसर्न्स के लिए हम बात कर रहे थे। तो जो इंसर्टेड आईडी है वो आप देख सकते हो कि मुझे ऑब्जेक्ट आईडी मिली। इस ऑब्जेक्ट आईडी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या एक्चुअली है। जो ऑब्जेक्ट आईडी होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को यूनिकनेस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो की होता है वो अंडरस्कोर आईडी है। अगर आप अंडरस्कोर आईडी नहीं देते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट की यूनिकनेस नहीं बनेगी। इसलिए मोंगोडीबी ट्राई करता है, कोशिश ये करता है कि आपके डॉक्यूमेंट यूनिक बने रहे, तो अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो उसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। ये असल में 12 बाइट का होता है, 4 3 2 3 इस तरह से बाइट होते हैं। इस बाइट का क्या मतलब है कि पहला जो 12 बाइट होता है 4 बाइट होता है वो हमारे पास टाइम स्टैम्प होता है, करंट टाइम स्टैम्प क्या है हमारा वो। और दूसरा जो है जो 3 बाइट होता है वो मशीन की आईडी, जो करंट आपकी मशीन की आईडी क्या है। तीसरा है प्रोसेस आईडी, जो करंट आपकी जो मोंगोडीबी चल रहा है वो प्रोसेस क्या है उसकी, तो उसकी प्रोसेस आईडी। और जो चौथा है वो है आपका काउंटर, मतलब इंक्रीमेंट काउंटर है। इंक्रीमेंट होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा ये, तो उसका है ये, क्योंकि ये हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट हो गई आपकी जो इंसर्ट हो रही है वो उसकी जो यूनिकनेस बनी रहे। क्योंकि जब रेप्लिका सेट्स होती हैं चाहे शार्डिंग से बहुत मेजर होता है उसमें भी इस तरह की यूनिकनेस बनाने के लिए होता है, तो वो अलग अलग मशीन के हिसाब से यूनिकनेस बनी रहे, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना करे, क्योंकि आईडी हमें से यूनिक ही होनी चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बनता है। अगर हम इसको ओवरराइड करना चाहें, अगर ये ना बने तो हम चाहें तो अपना भी यूनिक आईडी पास कर सकते हैं, बट वो यूनिक होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने किया था, मैं इसको गेट करूं, मैं दूसरे रेप्लिका सेट में गेट कर रहा हूँ, देख सकते हो। सॉरी, मैं चाहूँ तो इसको मैं कट कर दूं अगर दिखाना के लिए मैं कि रेप्लिका सेट्स का मतलब होता क्या एक्चुअली है। मैं सेल करता हूँ, ये दूसरा एक मोंगोडीबी वही है, बट अगर मैं db.student सॉरी पहले मुझे स्विच करना पड़ेगा यूज़र्स, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सबको एक बार। देखो बन गया, सारे में बन गया, मैंने एक में इंसर्ट किया था बाकी सब में बनता जा रहा है यूज़। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अंडरस्कोर आईडी की है, इसमें ऑब्जेक्ट आईडी बनी हुई। तो आप चाहो तो इसको ओवरराइड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट आईडी ही बने इस तरह की। देखो मैं दूसरे रेप्लिका सेट में गेट किया है इसे, चाहो तो तीसरे में भी करूँगा तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिंक हो एक दूसरे से सिंक रहता है ये। अब मैं अगर चाहूँ तो अपना इंसर्ट करने के लिए अंडरस्कोर आईडी दे सकता हूँ। अगर मैं दूँ नंबर, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, आपको छूट है, क्योंकि डेटा टाइप कोई डिफाइंड नहीं होता मोंगोडीबी में, स्कीमा लेस है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको देने के लिए। आप चाहो तो नंबर दे सकते हो, स्ट्रिंग पर यूनिकनेस होगी तो अच्छी रहेगी। तो ये अगर मैं करूँ तो इंसर्ट हो गया। अगर मैं सेम करूँगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट आईडी मिल गई। मोंगोडीबी इसको कंसर्न लेके चलता है। तो अगर यूनिक, क्योंकि ये अंडरस्कोर आईडी यूनिकनेस बनाने के लिए ही यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि ये मैं दूसरा दिखा देता हूँ कैसे इंसर्ट हुआ, देख सकते हो 1 आईडी 1 बन गई। तो इस तरीके से आप बना के कॉम्बिनेशन बना करके आप यूनिकनेस करके मोंगोडीबी में जेसन जो कि बाद में बीशन बनेगा उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा। तो इंसर्ट 1 का कमांड मैंने देख लिया हमने। अब देखते हैं कि इस इंसर्ट मैनी के ऊपर में उसके साथ हम ऑर्डर्ड का भी कंसेप्ट समझेंगे। जब इंसर्ट मैनी चलाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट को मल्टीपल इंसर्ट करना है, तो हम एरे पास इसमें एरे दे सकते हैं, एरे देंगे, क्योंकि एरे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है उसको रखने के लिए। तो हम इंसर्ट 1 में मेक ही डॉक्यूमेंट पास कर रहे थे, पर हम इसमें एरे ऑफ डॉक्यूमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो इसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर्ड इक्वल टू फॉल्स के साथ में, ट्रू के साथ में। अब मैं कोई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा ही डॉक्यूमेंट लूँगा। मैं अंडरस्कोर आईडी खुद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें से यूनिक ही बनाते चल जाएगा ये। अभी मैं इंसर्ट करूँगा तो सब इंसर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं प्री एग्जिस्टेंस इस तरह की, इस आईडी के लिए, खास इन दोनों के लिए। तब इंसर्ट करता हूँ, देख सकते हो दोनों आईडी इंसर्ट हो गई। अगर इंसर्ट हो गई, अगर मैं दोबारा इसे चलाऊँगा तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि एक तो मिली गई है, इसके अंदर में कोई बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर आईडी तो पहले वाला ही से मिल गया, तो फेल हो गया ये, कोई भी इंसर्ट नहीं हुआ। अगर ऑर्डर का ट्रू को मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से रोल क्या है। अगर मैं दूसरा यहाँ पे तीसरा चाहूँ तो इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि 2 तो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास पहले सिस्टम में। सॉरी स्टूडेंट, मैंने डॉक्यूमेंट का नाम बदल दिया था या। तो 2 और 1 मतलब ये तो इंसर्टेड है ही मेरे पास पहले से। अगर मैं तीसरे नंबर को इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या इंसर्ट होगा? ट्रू है ऑर्डर तो
नहीं होगा, एक भी इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये पहले इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, दूसरा ये करने की, तीसरा ये करने की। तो सबसे पहले ही वो इंसर्ट किया, उसको अंदर में अपने कलेक्शंस में एक इस तरह की यूनिक आईडी नंबर 1 मिल गई, तो वो वहीं पे थ्रो हो जाएगा, बाकी को इंसर्ट नहीं करेगा वो। बट यही चीज़ अगर मैं फॉल्स कर दूँ इसको मैं, तो क्या करेगा, वो सब पे चलेगा कि 1 को ट्राई किया, सेकंड को ट्राई किया, थर्ड को ट्राई किया, तो फेल तो होंगे, बट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे उसको इंसर्ट कर चुका होगा ये। तो इसलिए अनऑर्डर्ड फॉल्स है, तो ऑर्डर में चेक ना करो। देख सकते हो आपकी 2 और 1 ये तो मिली गई हमें राइट कंसर्न में कि हमारे पास में कि ये डुप्लीकेट आईडी फाइंड हुई है, पहले एक ही दिया था, बट एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया क्योंकि एक नहीं मिला। तो देख सकते हो आपके तीसरा इंसर्ट हो चुका है। कि अब मैं कहूँगा कि ऑर्डर्ड में था, बट ऑर्डर्ड का एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या वो पहले से चेक करेगा, पर वो ऑर्डर में ही चेक करता है। अगर मैं मान लो तो अगर ये सारा का सारा डेटा मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर ट्रू में, अगर मैं डेटा को यहाँ डाल देता हूँ, पहला ही डॉक्यूमेंट में बाकी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या फिर एक और बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट ट्रू के लिए कि क्या ये जो हमारे पास में 7 है, ये क्या ये 7 को इंसर्ट करेगा, 5 को इंसर्ट करेगा, बाकी इन बीच में तो सारे डुप्लीकेट पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको चेक करूं, अगर रन करूं, तो देख सकते हो कि आप पहले से ही मतलब कि 5वां तो इंसर्ट हो गया, बट बाकी ये सारे इंसर्ट नहीं हुए, और उसके बाद जितने भी होंगे सारे फेल हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर्ड में है। अब चेक करूँ तो 7वां इंसर्ट नहीं हुआ होगा, बाकी 5वां इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से ऑर्डर फॉर काम करता है। तो ये मुझे लगता है कि एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ कि ऑप्शंस किस तरीके से पास करते हैं। चाहो तो MongoDB के डॉक्यूमेंटेशंस भी पास कर सकते हो। मैं सारे ऑप्शंस को एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस पास कर सकते हो। एक तरफ मैंने मेजॉरिटी लिखी है, चाहो तो आप 1, चाहो तो 0, चाहो तो 2, इस तरह से पास कर सकते हो आप। तो ये हमारे पास में इस तरह से ऑप्शन पास करके बना सकते हो आप। मुझे लगता है कि मैंने इंसर्ट मैनी और इंसर्ट 1 दोनों मैंने कवर कर लिया है, बल्क इंपोर्ट और ये इंसर्ट 1। बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इंसर्ट मैनी है वो एक, जब आप पूरी की पूरी एरे देते हो, अगर मान लो कि आपने एक बार में 1000 डॉक्यूमेंट दे दिए, 2000 दे दिए, 3000 दे दिए, बाय डिफ़ॉल्ट MongoDB जो बैच चलाएगा वो एक बार में जो इंसर्ट ऑपरेशन चलाएगा पूरा एक बार के लिए, वो आपका 1000 डॉक्यूमेंट मतलब 1000 डॉक्यूमेंट पर बैच होगी। मतलब कि मान लो 5000 आपने विड्थ दे दी, आपने 5000 दे दी, पर 5000 को इकट्ठे राइट नहीं कर देगा, वो उसको एक हज़ार के मतलब 1000 में 5 बार इंसर्ट करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1000 होता है। हम उसको कम कर सकते हैं, बाकी वो Mongo इंपोर्ट का बात है, हम आगे इसको समझेंगे। बट ये इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ही 1000 होता है। तो एक बहुत कंसेप्ट समझने के लिए जब हम बल्क इंसर्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रूल। तो अब मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जो CRUD की जो नेक्स्ट पार्ट है जैसे रीड है उसके ऊपर बात करूँगा, किस तरह से रीड कर सकते हैं, और फर्दर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा उसे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। मैं अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर कमेंट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। ओके, थैंक यू।